सम्मानित बृजमोहन अग्रवाल जी से परिचित हैं। छत्तीसगढ़ शासन में आप मंत्री हैं और लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, संस्कृति और ऐसे अनेक छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण दायित्वों का आप प्रशासन में निर्वहन कर रहे हैं और रायपुर शहर से लगातार आपका प्रतिनिधित्व है। हम सब के चहेते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसा सबका दुलारा और हम सब के मार्गदर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु मध्य प्रदेश में पटवारी के सरकार में भी आप मंत्री रहे। बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व। आपके जीवन परिचय में यदि कहें कि आप राजनीति छात्र जीवन से आपने राजनीति की शुरुआत की और अभी लगातार आपका मुकाम, ऐसा कहें कि लगातार छत्तीसगढ़ को आपका नेतृत्व मिल रहा है और आज हम सबके बीच में केवल अल्पसंख्यक मोर्चा के इस प्रशिक्षण में ही नहीं, अभी तो जितने भी प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं सब में आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलने को मिलता है। आपका स्नेह, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सलीम अशरफी जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ऊंचा झंडा ऊंचा करने वाले हमारे अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसके संयोजक आदरणीय जगदीश जी, संचालक संतोष पांडे जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। हमने कभी इस बात का विचार किया है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, भारतीय जनता पार्टी में हमको क्यों भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से काम हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम खींचे चले आए। इसके बारे में कभी आपने अपने मन में सोचा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए? जब बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस का साथ देता है तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ काम अच्छे लगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचार अच्छे लगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम अच्छा लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम अच्छा लगा होगा, आपको अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगे होंगे, जिसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी में आए। और जो चीज आपको अच्छी लगी वो चीज दूसरे को अच्छी क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं रख सकती बताइए? आप भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में गए, आप आरएसएस के कार्यक्रमों में गए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले और आपको लगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नेता टाइप लगते ही नहीं है, वो तो हमारे दोस्त यार घर जैसे लगते हैं, कोई घर के परिवार से बड़े लगते हैं, इनसे हमको मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको लगा कि बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, आज 22-23 साल से विधायक है, परंतु उसने कभी भी किसी के साथ में गैर बराबरी की भावना नहीं की, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। जब वोट की गिनती होती है तो हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक वार्डों में हमको वोट बहुत कम मिलते हैं। बाकी कार्यकर्ता बोलते हैं भैया यहाँ तो वोट नहीं मिलते, आप यहाँ सड़क क्यों बनवा रहे हैं? मैं बोलता हूं कि जहां पर हमको वोट नहीं मिलते उनका वोट हमको लेना है, इसलिए सबसे पहले वहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और इससे आप देखेंगे रायपुर में जितने लोग आते हैं, हमारे जितने भी अल्पसंख्यक वार्ड हैं, उन अल्पसंख्यक वार्डों में आज किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, लाइट हो, सड़क हो। मेरे को याद है कि संजय नगर किसी दिन गड्ढे में होता था और आज वो संजय नगर रायपुर की किसी बेहतरीन कॉलोनी से अच्छा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी इसी प्रकार से काम करने की जरूरत है।
जिस अच्छी विचारधारा से, जिस अच्छे प्रभाव से हम सब भारतीय जनता पार्टी में आए, उसी प्रकार से बाकी लोगों को भी हमको समझाने की जरूरत है। हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम कोई साधु संत तो है नहीं, हम कोई पीर फकीर तो है नहीं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हम राजनीति में काम करते हैं तो हम वोट के लिए काम करते हैं, हम राजनीति में काम करते हैं तो चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, हम जब राजनीति में काम करते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं ना। हम जब राजनीति में काम करते हैं तो एक गरीब के दुख दर्द को दूर करने के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो सुंदरलाल पटवा की सरकार हो, चाहे वो रमन सिंह की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, आज तक की हमारी सरकारों ने कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस की जितनी नीतियां बनी, कांग्रेस ने आज तक अपनी नीतियों में कहा कि ये जो सुविधा है ये अनुसूचित जाति के बंधुओं को मिलेगी, ये जो सुविधा है ये अनुसूचित जाति के बंधुओं को मिलेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गरीब गरीब होता है, गरीब ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता, और इससे गरीब का दुख दर्द दूर होना चाहिए, गरीब का कल्याण होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जब 1 और 2 रुपए किलो का चावल देना शुरू किया तब ये नहीं कहा कि हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। हमने ये तय किया कि जो गरीब होगा उसको मिलेगा। और आज हमारे अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ी जमात गरीबों की है, आज उनको 1-2 रुपए किलो का चावल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राज है। क्यों भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी होती तो बोलते कि नहीं खाली हिंदुओं को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, वो भारत माता का पुत्र है, वो भारत माता का सपूत है, और उसके साथ में गैर बराबरी की भावना नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है तो हमारे राष्ट्रवाद में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। राष्ट्रवाद में भारत का एक एक नागरिक होता है, एक एक व्यक्ति होता है कि हम उसकी चिंता करते हैं। जब हमारी कांग्रेस से लड़ाई होती है तो कांग्रेस बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। हम बोलते हैं कि हम लोगों को बांट कर नहीं देखते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। अगर बांट कर देखेंगे तो वर्ग भेद पैदा होगा। आज हम देखते हैं कि जो जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है, अरे चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबका एक पेट है, सबको भूख लगती है, सबको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। तो मेरे जातिवाद में बांटने से काम क्यों? जिसकी आवश्यकता है, जो गरीब है, उसको मिलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कि जो भी गरीब लड़की होगी 9वीं में पढ़ने जाएगी उसको साइकिल मिलेगी, तो उसमें मुस्लिम लड़कियों को भी साइकिलें मिली। अगर इसी को हम बोलते थे अनुसूचित जाति जनजाति को मिलेगी या हिंदुओं को मिलेगी, तो मुस्लिम लड़कियों को साइकिल मिलती क्या? मुस्लिम लड़कियां स्कूल में पढ़ने क्या बात है? तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति ऐसी नहीं है जो कि वर्ग भेद पैदा करे या जातिवाद के आधार पर काम करे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए हम उनको अपना अग्रज मानते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलते। उनका कहना है कि किसी को भी जिस दिन जो समाज में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, जिसको 2 समय का खाना नहीं मिलता है, जब तक उसकी गरीब की झोपड़ी में दिया नहीं जलेगा तब तक हमारा राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। और वो गरीब हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो अनुसूचित जाति भी हो सकता है, वो जनजाति भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है। और इसलिए आज हमारे देश में पूरी नीतियों को परिवर्तन करने की जरूरत है कि जो गरीब है उस गरीब के लिए सरकारों की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। और इस काम को अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं करती। कांग्रेस क्या बात करेगी कि अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए, और कभी कभी जब चुनाव का समय आएगा तो अर्जुन सिंह जी और विजय सिंह जी जैसे लोग अल्पसंख्यकों की बात शुरू कर देंगे। परंतु आज तक कुछ दिया है? मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार है ना, चलो यहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, देश के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस की सरकारों में अल्पसंख्यकों के लिए क्या विशेष किया गया है? ऐसा कुछ
जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा हो और किसी राज्य में हो रहा हो, तो जरा आप बताओ। अरे अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले हज के लिए कोटा और हज की सुविधा और हज की सब्सिडी को किसी ने बढ़ाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया। इस देश के सर्वोच्च पद पर अगर अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। अगर वो मुस्लिम थे तो क्यों बनाते भाई? और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा भी बनाने की पेशकश की, पर कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों की समर्थक होती तो उन्होंने क्यों भाई कलाम साहब को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए क्यों सहमति नहीं दी? क्या कारण है इसका? आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में, तब उसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अब्दुल करीम छागला साहब आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि इस देश को अगर वैभव के शिखर पर कोई पहुंचा सकता है, इस देश से गैर बराबरी दूर कर सकता है, इस देश से अगर सामाजिक जो बटाव है उसको अगर कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भविष्य की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। नजमा हेपतुल्ला साहब कांग्रेस में थी ना, क्यों वो भारतीय जनता पार्टी में आई? कांग्रेस ने उनके साथ में क्या किया? आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो योग्यता के आधार पर, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसमें भेदभाव नहीं करती। अगर वो योग्य है तो उसको बड़े से बड़े पद पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और इसका उदाहरण अब्दुल कलाम साहब हमारे सामने है, नजमा हेपतुल्ला हमारे सामने है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले करीम छागला साहब हमारे सामने है। हमको इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक होती, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं करती, तो क्या छत्तीसगढ़ में कभी हज कमेटी बनती, कभी वक्फ बोर्ड बनता, कभी उर्दू अकेडमी बनती? आज जितने मुस्लिमों के संगठन है उसको किसने छत्तीसगढ़ में गठित किया? हमने। कांग्रेस के जमाने में एक या दो समितियां गठित हो जाती थी, पूरे संगठन गठित नहीं होते। और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे की चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये प्रश्न भी है और ये उत्तर भी है आप लोगों का कि अल्पसंख्यक हमारे मोर्चे की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है और उसको आपको निर्वहन करना है। जिस दिन अल्पसंख्यकों को हमने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ दिया, उस दिन दिल्ली के लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री फिर से झंडा लहराएगा। और ये हो सकता है, ये परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो नई पीढ़ी इस बात को समझ रही है। पुराने पीढ़ी के लोगों को हमको समझाने की आवश्यकता है। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो जहां जहां पर हमारे मुस्लिम एरिया हैं वहां पर मुस्लिम कार्यकर्ता 100 50 की संख्या में खड़े रहते हैं। अगर रायपुर में ये हो सकता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? इसके लिए पर ऐसा नहीं, हमने हाथ में झंडा पकड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोल दी, ब्रिजमोहन भैया जिंदाबाद बोल दिया, अमर अग्रवाल जिंदाबाद बोल दिया, रमन सिंह जिंदाबाद बोल दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको घर घर के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाकर बैठना पड़ेगा, लोगों को जाकर समझाना पड़ेगा कि अगर हमारे भविष्य को कोई बदल सकता है, हमारी किस्मत में कोई खुशहाली ला सकता है, अगर हमारे जीवन को कोई अच्छा बना सकता है तो कोई दूसरा नहीं बना सकता। आजादी के 60 साल से ज्यादा हो गए, हमारे साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सबको आदमी मानती है, मनुष्य मानती है, किसी को अल्पसंख्यक, किसी को बहुसंख्यक नहीं मानती। जैसे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हाँ, हिंदुओं की पार्टी है। आप लोग जाते हो जब दूसरे देशों में, तब आपको क्या कहा जाता है? ये हिंदू मुसलमान ही कहा जाता है, हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? हिंदुस्तानी मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है।
क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान का एक कल्चर है। आज पाकिस्तान में मुस्लिमों में आपस में कितनी लड़ाई होती है, कितना झगड़ा होता है, कोई भाईचारा है? आज हिंदुस्तान में तो अलग अलग लोगों में भाईचारा है। इसका कारण क्या है? ये हिंदू एक संस्कृति है, जिस संस्कृति में सब लोगों को समाहित किया जाता है कि सबको छूट है कि वो अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाए, अपने अपने धर्म का पालन करे, अपने अपने नियम कायदे को पालन करे। अगर हमारा मुस्लिम भाई है तो 8 समय का रोजा रखे, उसके लिए कोई नहीं। अगर हमारा वो आजाद है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अगर हमारा क्रिश्चियन भाई है तो चर्च में जाकर प्रेयर करे, उसके लिए कोई रोक नहीं है। हिंदू है तो मंदिर में जाकर घंटी बजाए, भगवान की पूजा करे। ये एकमात्र हिंदुस्तान है जहां पर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू संस्कृति है। धर्म तो वो होता है कि जिसको हम धारण करते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। हमारे हाथ का धर्म क्या है? काम करना, खाना खाना, ये हमारे हाथ का धर्म है। तो ये हिंदू के हाथ का धर्म अलग होगा और मुस्लिम के हाथ का धर्म अलग होगा। पैर का धर्म क्या है? चलना, खड़े होना। मैं भी पैर के बल पर खड़ा हूं, तो हिंदू के पैर का धर्म अलग होगा, मुस्लिम के पैर का धर्म अलग होगा। क्या धर्म की आपने गलत व्याख्या की, और धर्म की गलत व्याख्या कर धर्म का मतलब यह है अगर आप मुस्लिम हो तो आप कुरान के नियमों का पालन करो, आप मोहम्मद पैगंबर की पूजा करो, आप अल्लाह ताला से दुआ करो, इसमें कोई रोक नहीं है। ये आपका धर्म है। हिंदू है तो मंदिर में जाके पूजा करे, अपने जो साधु संत हैं उनके प्रवचन सुने। कांग्रेस ने आज तक धर्म के नाम पर लोगों को झगड़ाने की कोशिश की। हिंदू एक संस्कृति है, और ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति में किसी के लिए कोई अलगाव नहीं है। वो अपने आप में सब कुछ समाहित करती है, और ये आज से नहीं, ये लाखों साल पुरानी संस्कृति है। और इसके भारत की 100 करोड़ आबादी के बाद भी अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत एक है तो यहाँ की संस्कृति के कारण है, वो हिंदू संस्कृति के कारण है। हिंदू संस्कृति में मौला फकीर भी हुए, उनको भी मानते हैं। आज मैं भी बाजार पर जाता हूं, आज मैं भी दरगाह पर जाता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो सबकी एक है। वो अच्छी सी ताकत है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जिससे हम दुख दर्द, किसी ने अल्लाह को देखा है, किसी ने भगवान को देखा है, उसको हम महसूस करते हैं। उसको हम भगवान कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं, कोई यीशु कहता है। तो जो हम लोगों को आपस में बदलाने की कोशिश की जाती है, आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है, हमको इस बात को समझने की जरूरत है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन अल्पसंख्यकों को, पहले तो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे को समझने की जरूरत है। पहले तो हम समझदार हैं। बहुत सारी किताबें छपी है, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप बाकी अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को भी समझाने में आप सक्षम होंगे। आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अभी आप आज और कल 3 दिन आप लोग बैठने वाले हैं, 3 दिन में बहुत सारे यहाँ पर व्यक्त होंगे, उसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। परंतु हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं होगा। हम सुनने के बाद में उसको भुने, और भुनने के बाद में जो अच्छी चीज लगे अपने और भाइयों को जाकर बताएं और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़े, तब इसका मतलब होगा, तब इस अभ्यास वर्ग का, इस प्रशिक्षण वर्ग का मतलब होगा। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी आना चाहिए। हमारे मन में है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए, तब इस देश का उद्धार होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय पूरे देश में, आज सबके जेब में मोबाइल है। किसने लाया मोबाइल? गैस की लाइन में लगना खत्म हो गई थी, राशन की दुकानों में लाइन लगना खत्म हो गई थी, पूरे देश को सड़कों से आपस में जोड़ा गया। आज जो देश में हमको
लीजिए कितनी अच्छी सड़कें बन रही, प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही, वो किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच विकास की सोच है और कांग्रेस की सोच खाली राजनीति करने की सोच है। तो आपस में बांटो, अपना वोट दबाड़ो, सरकार में बैठ जाओ, उसके बाद कोई मतलब नहीं। आज हम लोग तो 12 महीना लोगों के बीच में रहते हैं, पर कांग्रेस के लोग तो खाली चुनाव के समय ही आप लोगों के पास आते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों के बीच में आज हमारे पास में 2 साल का समय है। इस 2 साल के समय में हमको इस बात को तय करना चाहिए, हमारा एक कार्यकर्ता तय करे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमको काम करना। हम जहां जहां से आए हैं हमको पोलिंग बूथ वाइज पूरी तैयारी करना चाहिए कि हर पोलिंग बूथ में हमारे अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं। मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची में से हम छांटें। जो रायपुर के कार्यकर्ता उनको मालूम होगा कि हर मतदाता सूची में पोलिंग बूथ में से मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को छांट कर अपने कार्यकर्ताओं को, अल्पसंख्यकों को उनका नाम देता हूं कि तुम जाओ उनके घरों में संपर्क करो। हमको उनको छांटने की जरूरत है, उनके घर में जाकर हमको भी संपर्क करने की जरूरत है। संपर्क करके फिर उनको हमको मतदान स्थल तक लाने की जरूरत है। पोलिंग बूथ पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता खड़े रहे, जो वहां पर वोट डालने जाने वाले हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, उन लोगों को हम समझाने की कोशिश करें और समझाकर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक समाज के वोटों को गिरवाएं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की सार्थकता तभी होगी जब वो अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ेगा। और वो कैसे जोड़ पाएगा? दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस सरकार के कामों के बारे में हम जानकारी दें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो क्या क्या काम कर रही है उसके बारे में हम जानकारी दें। यहां से हज में कितने लोगों को भेजे, यहां पर हमारे जो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए जितने भी आयोग और संगठन बने हैं, उनके माध्यम से लोगों की कितनी सेवा हो रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फायदा भी हमको उन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को, गरीब को व्यक्तिगत लाभ होगा तब वो आपके साथ अपने आप जुड़ेगा। अगर कोई गरीब है, बुजुर्ग है, उसको निराश्रित पेंशन मिलना है, अगर आप उसका जाकर फॉर्म भरवा देंगे, उसको निराश्रित पेंशन दिलवा देंगे तो आपका जिंदगी भर आभारी हो जाएगा। अगर वो गरीब है, उसके परिवार में किसी कमाने वाले की मृत्यु हो गई तो उसको 10,000 रुपए परिवार सहायता पेंशन मिलता है, वो अगर हम उसको दिलवा देंगे तो उनके घर वाले जिंदगी भर आपके आभारी हो जाएंगे। अगर कोई विकलांग है, कोई विधवा है, उसको पेंशन मिलती है, वो पेंशन हम दिलवा देंगे। कोई गरीब है, अभी गरीबी रेखा का सर्वे का काम प्रारंभ हो रहा है, आपको लगता है कि गरीब है, इसको 1 और 2 रुपए किलो का चावल मिलना चाहिए, तो उस गरीबी रेखा की लिस्ट में हमको उसका नाम जुड़वाना चाहिए। सर, गरीबों की लड़की की अगर शादी है तो शादी के लिए सरकार पहले 5,000 रुपए देती थी, अब 10,000 रुपए सरकार देगी। अगर किसी गरीब की लड़की की शादी है, गरीबी रेखा में उसका नाम है, तो उसको 10,000 रुपए की सहायता हमको अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से उसको दिलवाना चाहिए। कोई गरीब है, उसको सिलाई मशीन दिलवाने की जरूरत है, तो हम महिला बाल विकास विभाग पंचायत से जाकर उसको हम सिलाई मशीन दिलवाएं। अगर कोई विकलांग है, उसको ट्राइसिकल दिलवाना है तो हम उसको ट्राइसिकल दिलवाएं। सरकार की योजनाएं हैं, हमको अपने पास से कुछ नहीं करना, अपने घर से भी नहीं देना है, हमको खाली मेहनत करना है। हमको खाली कोई अपने पैर चला के, अपने मुंह को चला के, अपने हाथ को चला के लोगों के पास जाना है, उसकी जानकारी लेकर और संबंधित विभाग के अधिकारी से मिलकर वो सुविधा उनको उपलब्ध करवाना है। और जब ये लोगों को हम सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और जब उनको हम बताएंगे कि ये सुविधा कमल फूल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो उसके बाद क्या वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे? पर हम लोग खाली नारेबाजी जरूर करते हैं, बस झंडा उठाए, केसरिया दुपट्टा डाले, जय जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाएंगे, इससे काम नहीं होने वाला। अगर हम कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के नाते हम अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमको प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास हमको अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने पोलिंग बूथ में, अभी पार्टी ने तय किया
कि 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर पोलिंग बूथ पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो वहां पर ले जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में बताएंगे। हमारे जितने अल्पसंख्यक वार्ड है उन अल्पसंख्यक वार्डों में हम अपना भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम करें, वहां पर यह सब जानकारी दें। और ये सब जानकारी जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग, आप कोशिश करिए, मेरा कहना है, कहते हैं ना कि रसदी आवत जात है सिंपल पर निशान, कभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे को आज भी कहते हैं भैया आप तो इतना काम करते हो सब मुस्लिम साथियों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, और उसके बाद भी आपको उसी से कम वोट मिलता है। मौला नहीं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे को वहां से ज्यादा वोट मिलेगा, उसके लिए मैं कह तो हमको कभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता याद करें भैया कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, आखिरी दिन वो वहां पर मस्जिद में बैठक हो जाती है, बोल देते हैं, तो फिर वो वोट हमको नहीं मिलते, जो हमको देने वाले वो भी नहीं देते। ये इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया है, ये चलेगा। जो पुराने लोग हैं उनकी मानसिकता बनी हुई है, उस मानसिकता को हमको बदलने की जरूरत है। और जब नए लोग मानसिक रूप से हमारे साथ तैयार हो जाएंगे तो पुराने लोगों को भी बदलने के लिए तैयार करेंगे कि हमारा भविष्य को कोई अच्छा बना सकता है, सुखद बना सकता है, तो कांग्रेस कभी नहीं बना सकती, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, ये नए लोग बता सकते हैं। और इसलिए हमको हमारे समाज के जो यंगस्टर हैं, जो नई टीम पैदा होगी, जो पढ़ लिख रही है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी, अल्पसंख्यक बच्चों को भी हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हमको लाने की शुरुआत करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग अपना अच्छा कुर्ता पजामा पहन के आ जाते हैं, पर हमारी ये कोशिश हो कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाएं तो जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, भले वोटर नहीं है, पर उनको भी हम अपने कार्यक्रमों में ले जाएंगे। जब वो कार्यक्रमों में जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बात करता है, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर चाय पीता है, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर नाश्ता करता है, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर भोजन करता है। हमको इस बात को धीरे धीरे, जब अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक मोर्चे के हम कार्यकर्ता हैं और अल्पसंख्यक समाज को हमको जोड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो आपको भी अपने नए नए तरीके की कैसे जोड़ने के लिए हमको और क्या करना पड़ेगा। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले रोजा चल रहा था, उस समय शाम के समय पर रोजा तोड़ने के कार्यक्रम होते, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाओ, उनको साथ में बैठाओ, बात करवाओ, लोगों से जुड़ाव हो। हमको जितने भी मुस्लिम समाज के कार्यक्रम होते हैं, ईद मिलन का कार्यक्रम हो, उसको कार्यक्रम को हम आयोजित करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाएं। हमको ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले जाना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को शामिल करवाना। जब हम ये प्रक्रिया शुरू करेंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि अल्पसंख्यक समाज को अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को बदलकर कि हमारे अगर भविष्य को कोई बना सकता है, इस देश के भविष्य को कोई बना सकता है, अगर किसी को भी इस देश में रहने वाले हर आदमी को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको अगर एक मनुष्य के रूप में कोई लेता है, इस देश के नागरिक के रूप में कोई लेता है, भारत माता के पुत्र के रूप में कोई लेता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। और यही पार्टी इस देश के भविष्य को संभाल सकती है, यही पार्टी देश के भविष्य को बना सकती है, यही पार्टी इस देश की किस्मत को फिर से, इस देश को विश्व गुरु बना सकती है, यही पार्टी इस देश में फिर से रामराज्य लाकर सबके जीवन को खुशहाल बना सकती है। जब रामराज्य की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ये पार्टी तो राम की बात करती है, रामराज्य का मतलब क्या है? कभी किसी ने विचार किया है? बताओ कोई खड़े होकर रामराज्य का मतलब क्या है? चलिए, और किसी को कुछ मन में हो तो बताओ।
सब एक साथ मिलकर अमन अमान के साथ जीवन बसर करने का ही नाम राम राज्य है। और सब भेदभाव मिट जाए, सब आपस में खुशहालपूर्वक जीवन बसर करें, भेदभाव मिट जाए, वो राम राज्य। राम राज्य का मतलब होता है एक मुहावरा है कि सबके साथ में बराबरी का व्यवहार, कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, सबको जीवन जीने के लिए सुख सुविधा मिले। जब राम राज्य की बात करते हैं तो उसको भी तो हम इसमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लोगों के साथ में बराबरी की बात करना क्या ये गैरवाजिब है? हमको इन सब चीजों के ऊपर में विचार करने की जरूरत है। इन सब चीजों पर विचार कर और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है, अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में अल्पसंख्यकों को जोड़ सकता है, इस दिशा में हम सब अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ में तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करके कि तीसरी बार हमको छत्तीसगढ़ में भी सरकार लाना है और दिल्ली में भी हमको भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना है, ये संकल्प लेकर आप सब लोग जाए। आज के अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो आपको आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाले हैं, तो हम सब बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी बेदारी के साथ, हर चीज़ से बालातर होकर हम इन तमाम बातों को अपने अंदर ग्रहण करें और ग्रहण ही ना करें बल्कि उसको अपने क्षेत्रों में जाकर अमली जामा जरूर पहनाएं। अभी हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। कुछ दो चार बातें मैं आपकी जहन में लाना जरूरी समझ रहा हूं। देखिए, पिछले 60 सालों में आज मुसलमानों की हालत दलित समाज से भी पिछड़ी हुई है। अभी कुछ सालों पहले एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा जाए तो समझा यह जाता है कि वो कांग्रेस के पिछले 60 सालों में किए गए कामों का बदतरीन आईना था। वक्त की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में 1,20,000 करोड़ की वक्त की हमारी वो संपत्तियां हैं जो हमारी आबाओ अजदाद ने हम लोगों को वक्त की थी, हमारी फलाह व बहबूदी और हमारी तरक्की के लिए। मगर पिछले 60 सालों में एक सोची समझी हुई रणनीति के तहत कांग्रेस के कुचक्र के कारण वो पूरी की पूरी संपत्ति आज अतिक्रमण में चली गई। उस संपत्ति का अगर मुनाफा अगर एक साल का अगर जोड़ा जाए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में मिल सकती है। अगर ये रकम हमको मिलने लग जाए और ये हमारी पूरी वक्ती जायदादें जो हमारी अपनी हैं, जो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स में हैं, अगर वो हमको वापस मिल जाए तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान अपना मुकद्दर खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं। मगर कांग्रेस से कभी होने नहीं देगी। ये सारी बातें सम्मानीय मंत्री जी को मालूम हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम हुई। सबसे पहली पहल अगर कहीं हिंदुस्तान में हुई तो उस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ प्रदेश है। और आप ताज्जुब करेंगे, 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी आपकी हम वापस ला चुके हैं अभी। और अभी पिछले दिनों में महासमुंद का पूरा मार्केट, जो महासमुंद की मस्जिद की जायदाद थी, यहां से पूरी फोर्स गई और पूरी दुकानों को तोड़कर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद के हवाले की। यह है भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जिसको हम सबको समझना है। आज यहां 4-5 संस्थाएं चल रही हैं, सबको मंत्री पद का दर्जा दिया गया है।
ये इज्जत सलीम अशरफी को नहीं है, डॉक्टर सलीम राज को नहीं है, यूनुस कुरैशी को नहीं है। ये इज्जत छत्तीसगढ़ में रचने बसने वाले 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की इज्जत है। ये है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पहचान। आप सब यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 3 रोजा ये प्रोग्राम है और मैं खुसूसी तौर पर कल की गहराइयों से जनाब फिरोज मोहन अग्रवाल जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। उन्होंने एक बेहतरीन हम लोगों को एक मसले के तहत हम लोगों की रहनुमाई की। मैं उनके लिए फिर से तरफ से उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Gracias.